नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल मनीष उड़ान एकेडमी में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जितने भी आगे होने वाली एग्जाम हैं उसको लेकर कुछ PYQ देखेंगे और कुछ नया क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, वो BSSC हो गया, वो BSSC का एग्जाम हो, ADO का हो, जितने भी आगे होने वाली एग्जाम है उसके लेकर हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार किस राज्य में स्थित है। मतलब बोल रहा है जो नया जो आंकड़ा आया है उसके अनुसार जो भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार किस राज्य में स्थित है वो कहाँ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा झारखंड। कहाँ? झारखंड। पहले उड़ीसा था, ठीक है, पहले कहाँ था? उड़ीसा था। अब उड़ीसा हो गया सेकेंड नंबर पे। उड़ीसा कितने नंबर पे? सेकेंड नंबर पे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों जो उड़ीसा में कोयला का जो भंडार है, उड़ीसा में टोटल कोयला का भंडार है 88,104.60 मिलियन टन। ठीक है। जो देश में कुल कोयला का भंडार है, देश में कुल कोयला का भंडार, ठीक है, देश में कुल कोयला का भंडार जो है मेरे प्यारे साथियों वो कितना है? 3,61,411.46 मिलियन टन है, ठीक है, मिलियन टन। ये हमारा देश में कोयला का कुल भंडार हो गया, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि उड़ीसा में कोई टोटल कोयला का भंडार कुल कितना है, 88,104.60 मिलियन टन है, और देश में कुल कोयला का भंडार कितना है, तो 3,61,411.46 मिलियन टन है, ठीक है। इसको हम लोग मिलियन टन में आंकते हैं, ठीक है। उसका बाद है मेरे प्यारे साथियों, कोयला में सबसे उच्च कोटि का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। कौन होता है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, ठीक है। एंथ्रासाइट जो कोयला मेरे प्यारे साथियों, इसका सर्वाधिक मात्रा जम्मू कश्मीर में मिलती है। कहाँ मिलती है? जम्मू कश्मीर में। भारत में सर्वाधिक मात्रा कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयला का होती है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? तो एकलव्य का जो अनावरण है मेरे प्यारे साथियों वो किसने किया है? तो भारतीय सेना ने किया है। भारतीय सेना ने डिजिटल एकलव्य का अनावरण किया है। वो किस लिए किया है? तो जो मतलब सेना में अधिकारी है जो, ठीक है, सेना में अधिकारी जो है उसको प्रशिक्षण देने के लिए किया है। किसके लिए? प्रशिक्षण देने के लिए किया है। सेना के अधिकारी को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय एकलव्य प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे साथियों कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पे कौन सा द्वीप है, ठीक है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पे कौन सा द्वीप है? पूछ रहा है द्वीप है, तो वो वहाँ क्या हो जाएगा? आलियावेट और खादियावेट, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथियों एक से अधिक होगा। क्या होगा? एक से अधिक, ठीक है। इसमें जो वेलिंगटन द्वीप है, ये वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? तो वेलिंगटन द्वीप है मेरे प्यारे साथियों, ये है कोचीन शहर में। किस शहर में? कोची शहर में, कोची शहर में है, ठीक है, वेलिंगटन द्वीप। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया है। इसमें से भारत का समग्र स्कोर कितना है? ठीक है, बोल रहा है मेरे प्यारे साथी SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान जो है मेरे प्यारे साथियों वो 67 स्कोर है। कितना है? 67, ठीक है। लेकिन इसमें जो राज्य में पूछेगा तो भारत में राज्य का जो स्थान है तो एक नंबर पे किसका है? केरल का। एक नंबर पे कौन है? केरल का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। और सबसे लास्ट में कौन है? तो सबसे लास्ट में मेरे प्यारे साथियों कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। सबसे लास्ट में कौन है? तो सबसे लास्ट में बिहार है।
और शीर्ष स्थान पे कौन है राज्य में, वो है केरल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है? कौन? लाडला भाई योजना। ठीक है, बोल रहा है कि लाडला भाई योजना का शुरुआत वो कौन सा राज्य किया है, ठीक ना, वो कौन सा राज्य लाडला भाई योजना का शुरुआत किया? तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है मेरे प्यारे साथियों लाडला भाई योजना का शुरुआत शुरुआत किया है। ठीक है, इस लाडला भाई योजना में स्कीम क्या है, मतलब कि लाडला भाई योजना के तहत क्या मिलता है? तो जो 12th पास है, जो 12th पास बच्चा है मेरे प्यारे साथियों, उसको 6,000 का मंथली मिलता है। ठीक है, 6,000 हर मंथ मिलता है। और जो इसमें डिप्लोमा किया हुआ है, क्या है? डिप्लोमा वाले को 8,000, ठीक है, 8,000 मिलता है, मतलब 8,000। ठीक है, और जो ग्रेजुएशन पास बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन पास बच्चे हैं मेरे प्यारे साथियों, उसको 10,000 रुपया प्रति माह मिलता है। ठीक है, कितना? 10,000 रुपया प्रति माह। ये किस सरकार का योजना है? तो महाराष्ट्र सरकार का योजना है। तो इस योजना में क्या होता है? तो जो 12th पास बच्चे हैं उसको 6,000 रुपया प्रति माह मिलता है, जो डिप्लोमा पास बच्चे हैं उसको 8,000 रुपया प्रति माह मिलता है, और जो ग्रेजुएशन पास बच्चे हैं उसको 10,000 रुपया प्रति माह मिलता है। ठीक है, महाराष्ट्र के द्वारा एक और स्कीम शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना, लड़की बहन योजना। ठीक है, ये भी किसके द्वारा शुरू किया गया? ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? पूछ रहा है जो ग्लोबल, जो पूरा वर्ल्ड का जो फायर इंडेक्स आता है मेरे प्यारे साथियों, उसमें पूछ रहा है कि भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान उसमें हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों चौथा। क्या हो जाएगा? 4th नंबर का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि पहला स्थान पे कौन है। तो पहला स्थान पे हो जाएगा यूएसए। सेकेंड पे कौन हो जाएगा? तो सेकेंड पे क्या हो जाएगा? रसिया। ठीक है, और थर्ड पे कौन हो जाएगा? तो थर्ड पे पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा? चाइना। ठीक है, क्या है? चाइना। इस जो फायर ग्लोबल इंडेक्स में है वो किसके ऊपर निकालता है? तो मिलिट्री पावर के ऊपर निकालता है। ठीक है, मतलब सेना के ऊपर निकालता है कि सबसे ज़्यादा सेना किसका ताकतवर है। तो सबसे ज़्यादा ताकतवर सेना किसका? यूएसए का है, फिर रसिया का है, फिर भारत का। चौथा स्थान पे कौन आता है? भारत आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 4th। हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, जो मेजर चंद ध्यान रत्न खेल पुरस्कार है, ठीक है, उसमें कितने खिलाड़ियों को सम्मानित करने का घोषणा की गई? तो उसमें टोटल मेरे प्यारे साथियों 4 खिलाड़ियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, उसमें 4 खिलाड़ियों में से कौन कौन है? तो पहला है मनु भाकर। ठीक है, मनु भाकर जो शूटिंग से आती है। ठीक है, उसका बाद है मेरे प्यारे साथियों हरमनप्रीत। दूसरा नंबर पे कौन है? हरमनप्रीत। हरमनप्रीत भी क्या चीज़ से आती है? शूटिंग से आती है। ठीक है, तीसरा प्रवीण कुमार, ये पैरा एथलीट है मेरे प्यारे साथियों, पैरा एथलीट। ठीक है, और चौथा जो है मेरे प्यारे साथियों वो है डी गुकेश, ये शतरंज से है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि डी गुकेश किस चीज़ से है? शतरंज से। मनु भाकर शूटिंग में ये एक है, कौन है शूटिंग से? मनु भाकर। ठीक है, उसको क्या दिया गया है? मेजर चंद ध्यान रत्न खेल पुरस्कार। उसका बाद हरमनप्रीत है, उसका बाद पैरा एथलीट में प्रवीण कुमार को दिया गया है, और फिर डी गुकेश को शतरंज में मिला है। डी गुकेश को क्या चीज़ में मिला है? शतरंज में मिला है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है? ठीक है, पूछ रहा है कि स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? ठीक है, जो स्वदेशी रूप से मतलब भारत खुद उसको डेवलप किया है। ठीक ना, उसका जो नाम हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों समुद्र प्रताप हो जाएगा। क्या नाम है? समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप क्या है?
ठीक है। तो ये प्रदूषण नियंत्रण है। क्या है? प्रदूषक नियंत्रण है। जो मतलब कि समझिए कि जैसे कि कोई समुद्र में कोई जहाज आ रहा है, ठीक है, तो जहाज आ रहा है तो वो क्या हुआ, कभी कभी उससे क्या होता है कि जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उससे तेल रिसाव हो जाता है। क्या होता है, कभी तेल रिसाव हो गया, कभी किसी तरह का मोबिल रिसाव हो गया या कुछ भी रिसाव हो गया, तो उसको जो है मेरे प्यारे साथियों, उसको समुद्र से नियंत्रित करने का प्रयास समुद्र ताप करता है। कौन करता है? समुद्र ताप करता है। उसी के लिए जो समुद्र में जो तेल उल फैला हुआ है उसको जो है निकालने के लिए, उसको अपने पास ले आने के लिए, उसके लिए ही लॉन्च कौन किया गया है? समुद्र प्रताप, जिससे जो समुद्र में जलीय जीव जो है उसको किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, उसके लिए ही ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसे 29 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया। लॉन्च कब किया गया है? तो 29 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा निर्मित किया गया मेरे प्यारे साथियों? तो ये निर्मित जो किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 23वें जो विधि आयोग का अध्यक्ष है मेरे प्यारे साथियों, वो किसको नियुक्त किया गया है? दिनेश महेश्वरी को। किसको? दिनेश महेश्वरी को। ठीक है, ये पहले मेरे प्यारे साथियों सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जज रह चुके हैं। ठीक है, पूर्व जज रह चुके हैं। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का क्या रह चुके हैं? पूर्व जज रह चुके हैं। अच्छा, विधि आयोग का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? तो विधि आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है मेरे प्यारे साथियों। कितने ईयर का? 3 ईयर का। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये 15 अप्रैल 2025 को विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश महेश्वरी को। ठीक है, किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? कान्हा टाइगर रिजर्व, जिम कार्बो टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और इसमें बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इसमें हो जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है वहाँ पे ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है। ठीक है, ये कहाँ है? सिमलीपाल, जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये किस स्थान पे है? तो ये है उड़ीसा में। किस स्थान पे है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? हम लोग इन लोग को भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जो कान्हा टाइगर रिजर्व है मेरे प्यारे साथियों, वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये किस जगह पे है? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ब्लैक ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी। अगला, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है कि 18वीं भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र एवं वृक्षावरण है? ठीक है, वन एवं वृक्षावरण मतलब पूछ रहा है कि 2023 का जो 18वीं रिपोर्ट आया है उसके अनुसार जो भारत में है वो कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावन है? ठीक है, वन एवं वृक्षावन है। जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 25.17%। कितना हो जाएगा? 25.17%। ठीक है, ये जो रिपोर्ट होता है मेरे प्यारे साथियों प्रत्येक 2 ईयर पे जारी किया जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष पे। ठीक है, इसको प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। ठीक है, ये कब से जारी किया जा रहा है? तो 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष पे ये जारी किया जाता है। ठीक है, जो टोटल अभी कुल वन क्षेत्र है मेरे प्यारे साथियों, जो वन क्षेत्र है टोटल, वो हमारे पास 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। 43 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और जो हमारे पास वृक्षावरण है, क्या है? वृक्षावरण। वृक्षावरण, जो वृक्षावरण है मेरे प्यारे साथियों वो कितना है? 1,12,014 किलोमीटर। ठीक है, 1,12,014 वर्ग किलोमीटर।
वर्ग किलोमीटर। जो टोटल वन का कितना परसेंट है? 3.41% है, 3.41% है, ठीक है। और ये टोटल कितना परसेंट हो जाएगा आपका? 21.76% है, 21.76% है, ठीक है, कुल वन का। अब मेरे प्यारे साथियों कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। वन में मतलब कि 2021 के तुलना में 2023 में कितने परसेंट वन का वृद्धि हुआ है, ठीक है। 2021 से 2023 की तुलना, 2021 में 21 की तुलना में 2023 में कितने प्रतिशत मतलब कि वन का क्षेत्रफल का वृद्धि हुई, वन क्षेत्रफल का वृद्धि हुई। तो जो वन क्षेत्रफल का वृद्धि हुई है मेरे प्यारे साथियों, इसमें 1445 किलोमीटर का वृद्धि हुई है। कितना? 1445 किलोमीटर का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि मेरे प्यारे साथियों वो छत्तीसगढ़ में हुई है। कहाँ हुई है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर का वृद्धि हुई है? तो छत्तीसगढ़ में 684 किलोमीटर का सबसे ज़्यादा वृद्धि वन का यही हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक है वन, एक है वृक्षावरण। वृक्षावरण मेरे प्यारे साथियों उसको बोलते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हो। जैसे छोटे छोटे पौधे वो वन में ना भी आता हो, लेकिन वो क्या है, मतलब कि जो पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, मतलब छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे पेड़, वो भी क्या है, वो आते हैं वृक्षावरण में। वो किस में आते हैं? वृक्षावरण में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आदेश के जरिए, क्या बोल रहा है? एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। इसमें मेरे प्यारे साथियों पहला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति के द्वारा, भारत का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, भारत का चुनाव आयोग के द्वारा, भारत का महान्यायवादी के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों भारत का चुनाव आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? भारत का चुनाव आयोग है उसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है। अब इसका जो भारत का चुनाव आयोग का जो प्रावधान है वो कितने भाग में है? तो भाग इसमें 15 भाग में। आर्टिकल का ये भाग कितना है? संविधान का भाग 15 है, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल आता है मेरे प्यारे साथियों, जो भाग 15 में आर्टिकल है इसका, आर्टिकल है 324 से लेकर 329 तक, ठीक है। इसमें क्या चर्चा किया गया? या निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। यह आर्टिकल निर्वाचन क्षेत्र से क्या है? संबंधित है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे चर्चा करते हैं। बोल रहा है ड्रैकेन्सबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है? पूछ रहा है ड्रैकेन्सबर्ग जो पर्वत है मेरे प्यारे साथियों वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो हो जाएगा कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। ड्रैकेन्सबर्ग पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ है? तो वो साउथ अफ्रीका में है। कहाँ है? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। जो साउथ अफ्रीका का सबसे ऊंची, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? पर्वत का जब जिक्र हुआ मेरे प्यारे साथियों तो इसका चोटी का भी सबसे ऊंची चोटी देख लेते हैं। वो कौन है? किलिमंजारो, ठीक है। कौन है? किलिमंजारो, ठीक है। तो अफ्रीका ड्रैकेन्सबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में है। तो अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो किलिमंजारो है, ठीक है, किलिमंजारो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बल्गीहार डैम पाकिस्तान को जाने वाली पानी को रोक दिया है, ठीक है। मतलब पूछ रहा है मेरे प्यारे साथियों कि बल्गीहार जो डैम है वो किस नदी पे बना हुआ है, ठीक है। जो बल्गीहार डैम है मेरे प्यारे साथियों वो चिनाब नदी पे बना है, ठीक है, वो चिनाब नदी पे बना। तो भारत ने बल्गीहार डैम का जो पानी है वो क्यों रोक दिया गया है? इसका कारण तो कुछ होगा। इसका कारण है मेरे प्यारे साथियों पहलगाम आतंकी हमला। क्या है? पहलगाम आतंकी हमला। पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम में 26 लोगों पे आतंकी हमला किया गया, ठीक है। और उनके जाति और धर्म पूछकर मारा गया। यह आतंकी हमला कब हुआ था? ये भी हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले कि आतंकी हमला पहलगाम में आतंकी हमला कब हुआ था। तो ये 22 अप्रैल, ठीक है, 2025 को हुआ था। 22 अप्रैल 2025 को, ठीक है। जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ मेरे प्यारे साथियों, इसमें 26 यात्रियों को धर्म पूछ पूछ कर मारा गया।
उससे भारत सरकार आक्रोश में आकर वो बल्गिहार डैम का भी पानी बंद कर दिया गया। ठीक है, बल्गिहार डैम जो था वहाँ का पानी भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। और सिंधु जल समझौता जो था, जो सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, उसको निलंबित कर दिया, मतलब उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि पहलगाम आतंकी हमला होता है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू हुआ था मेरे प्यारे साथियों? तो इसको याद रखिएगा आप लोग कि 7 मई से लेकर 10 मई तक चला था। ठीक है, 7 मई से लेकर ऑपरेशन सिंदूर कब तक चला था? 10 मई तक चला था। तो हम लोग देख लिए कि बल्गिहार किस नदी पे बना हुआ है, तो चिनाब नदी पे बना हुआ है। तो उसका पानी भारत क्यों रोक दिया गया था? तो पहलगाम आतंकी हमला पाकिस्तान के द्वारा करवाया गया था, 22 अप्रैल 2025 को करवाया गया था। ठीक है, इसके आतंकी हमला हुआ था, उसका जवाब देने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके 3 दिन के ऑपरेशन में भारत सरकार ने पाकिस्तान को बता दिया कि हम झुकने वाले में से नहीं हैं। अगर तुम मेरे तरफ नापाक हरकत करोगे तो हम चुन चुन कर बदला लेंगे। ठीक है, इसी के लिए भारत सरकार ने उसका सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया गया था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? ठीक है, स्वामी शिवानंद सरस्वती मतलब वो कौन थे? उनका जो हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। वो कौन थे? वो एक योग गुरु थे। वो कौन थे? योग गुरु थे। ठीक है, ये क्या थे? ये थे आध्यात्मिक शिक्षक थे। क्या थे? आध्यात्मिक शिक्षक थे। ये क्या थे मेरे प्यारे साथियों? आध्यात्मिक शिक्षक थे। इनको 2022 में इनको 2022 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 2022 में। इसी को लेकर ये चर्चा में थे कौन? स्वामी शिवानंद सरस्वती। वो कौन थे? तो योग गुरु थे। वो कौन थे? योग गुरु थे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखने जा रहे हैं। लक्कुडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है? ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये पूछ रहा है कि लक्कुडी जो है स्मारक है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कर्नाटक में। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में ये स्थित है। ये चालुक कालीन मंदिर है। क्या है? ये जो लक्कुडी स्मारक है ये चालुक कालीन मंदिर है। क्या है? चालुकालीन मंदिर है लक्कुडी। ठीक है, इसे यूनेस्को को मतलब कि जो यूनेस्को का विश्व धरोहर जो सूची है उसमें अस्थायी रूप से इसको शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ था मेरे प्यारे साथियों 10वीं और 12वीं शताब्दी में हुआ था। 10वीं से 12वीं शताब्दी में। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इसका निर्माण कौन करवाया था? इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था मेरे प्यारे साथियों कल्याण चालुक्य वंश के शासन के द्वारा करवाया गया था। वंश के शासन के द्वारा करवाया गया था या उसमें हुआ था। ठीक है, उसमें हुआ था। ठीक है, तो ये लक्कुडी स्मारक क्या है? एक मंदिर है। वो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। चालुकालीन मंदिर है और 10वीं और 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था और कल्याण चालुक वंश के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, पूछ रहा है कि संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वो जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों संजय जायसवाल को। किसे? संजय जायसवाल को। संजय जायसवाल कहाँ का सांसद है? ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों पश्चिमी चंपारण का। कहाँ का है? पश्चिमी चंपारण का।
ठीक है। कहाँ से ये चुनकर आते हैं संजय जायसवाल? पश्चिमी चंपारण से आते हैं। ठीक है। इसको प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। पश्चिमी चंपारण कहाँ है? तो वो बिहार में ही है। कहाँ है? बिहार में। ठीक है। कहाँ है? बिहार में। ठीक। अब हम लोग 17 नंबर से हो गया, 18 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? मतलब बोल रहा है कि स्थानीय स्तर पर जो छोटे नगरों में जो प्रशासन चलाया जाता है उस इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? उस इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? नगर परिषद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नगर परिषद। जो छोटे स्थान पे चलाया जाता है, छोटे क्षेत्रों में चलाया जाता है, उसको लिए हम क्या बोलते हैं? नगर परिषद। इसमें शहरी क्षेत्रों के लिए, इसमें जो शहरी क्षेत्र है शहरी क्षेत्र का मेरे प्यारे साथियों प्रशासन और विकास कार्य का जिम्मेदारी लेता है। ठीक है। प्रशासन और विकास कार्य का देखभाल करता है। ठीक है। देखभाल करता है। ठीक है। ये क्या बोला गया? जो स्थानीय स्तर पर छोटे जो नगर परिषद है वो प्रशासन और विकास कार्य का देखभाल करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का हो गया, 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि ग्राम पंचायत सचिव का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। पूछ रहा है ग्राम पंचायत सचिव का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, उसे ग्राम पंचायत मतदाताओं द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्या ग्राम पंचायत के वोटर के द्वारा उसे नियुक्त किया जाता है ग्राम सचिव को? ठीक है, ये पहला बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों, उसे राज्य सरकार द्वारा मनोनयन किया जाता है, मतलब उसे मनोनीत किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्या नियुक्त किया जाता है? अगला ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों, उसको मनोनयन केंद्र द्वारा किया जाता है। इसमें इसका कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों, जो ग्राम सचिव होता है उसको किसको द्वारा मतलब नियुक्त किया जाता है या मनोनीत किया जाता है या निर्वाचित किया जाता है? उसे क्या हो जाएगा कि उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा? उसको राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसको ग्राम पंचायत के मतदाताओं के द्वारा चुनकर ग्राम सचिव को कभी भी नहीं भेजा जाता है। उसको केंद्र सरकार द्वारा भी उसको क्या किया जाता है? मनोनयन नहीं किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा भी उसे मनोनयन नहीं किया जाता है कि आपको 5 साल के लिए इस पद पे बैठा दिए, मनोनयन कर दिए। नहीं, उनका कार्यकाल 60 वर्ष का होता है। ठीक है। वो अपनी उम्र के 60 साल तक कर सकते हैं जॉब। ठीक है। उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है योग्यता के आधार पे। क्या है? योग्यता के आधार पे। अगर उनमें ग्राम सचिव बनने का योग्यता होगा तब वो नियुक्त होंगे, नहीं तो वो नहीं होंगे। ठीक है। अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर हो गया, 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। जो संसद है वो हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। संसद में हमें अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर पाते। इसमें बोल रहा है कि मनोनीत, क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन को पढ़िएगा अच्छे से। मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। जो हम संसद को चुन कर भेजते हैं वो क्या मनोनीत करके हम उसको मतलब कि ये पाते हैं, अपना प्रतिनिधित्व पाते हैं? नहीं, हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों कि हम लोग संसद को एक वोटिंग के माध्यम से हम लोग वोट देकर उसको चुन कर भेजते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ तो हम अपने जो विधानसभा का प्रतिनिधि था उसको हम लोग वोट देकर चुन कर भेजे। उसी तरह से संसद को भी जनता के द्वारा चुन कर भेजा जाता है, ना कि जनता के द्वारा उसे मनोनीत करके भेजा जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो कथन सत्य हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वो केवल एक हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा। ठीक ना। हम लोग संसद को मनोनीत करके नहीं भेजते हैं, संसद को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है। उनके योग्यता के आधार पर हम लोग संसद को लोकसभा में चुन कर भेजते हैं। क्या होता है? चुन कर भेजते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि इंदिरा साहनी एवं अन्न बनाम भारत संघ प्रसिद्ध मामला किस के लिए प्रसिद्ध है? मतलब किस इंदिरा साहनी और अन्न बनाम जो मामला है मेरे प्यारे साथियों वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने से संबंधित कारण है। नहीं, ये तो बोला ही था कि मेरे प्यारे साथियों की पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है।
दूसरा ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय देने को लेकर है। ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा? ये भी नहीं होगा। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे ये नहीं बोला था। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के फैसले पर निर्णय देने को लेकर है। तो आर्थिक दृष्टि से, ठीक है, क्या बोला गया? आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर वर्ग है उसको आरक्षण के फैसले को निर्णय देने को लेकर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इसमें बोला गया था मेरे प्यारे साथियों, जो इंदिरा साहनी बनाम है और ये कब हुआ था? तो 1992 में इंदिरा साहनी बनाम ओबीसी के लेकर 1992 में ओबीसी का जो आरक्षण था, ठीक है, इंदिरा साहनी बनाम 1992 में आया था और ओबीसी को आरक्षण में 27% आरक्षण को बरकरार रखा। ओबीसी का 27% जो आरक्षण था उसको बरकरार रखा और कुछ सेवा शर्तों के साथ आरक्षण का जो सीमा किया गया मेरे प्यारे साथियों, वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये भी बोला था कि ये पदोन्नति में भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। इंदिरा साहनी बनाम में बोला गया था कि पदोन्नति में जो है, जो सिस्टम में पहुंच चुके हैं जो लोग, उनके लिए भी क्या होना चाहिए? पदोन्नति में आरक्षण का व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उनको अपने योग्यता के आधार पे उनको प्रमोशन मिलना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में मेरे प्यारे साथियों क्या बोल रहा है कि न्यायालय के द्वारा परमादेश का रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? परमादेश, तो परमादेश का रीट जो मेरे प्यारे साथियों, ये तो पहले आर्टिकल कितना में है? आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 का बात कर रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 का जो बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये कौन जारी करता है? ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है या हाई कोर्ट जारी कर सकता है? अगर हाई कोर्ट इसको जारी करता है तो आर्टिकल जो है 226 के तहत जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? 226 के तहत जारी कर सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा इसको, वो आर्टिकल 32 के तहत जारी करेगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि न्यायालय के द्वारा परमादेश का रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? ठीक है, किसी नागरिक के विरुद्ध, सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध, नीचे न्यायालय न्यायाधीशों के विरुद्ध, उपरोक्त सभी के विरुद्ध। इसमें ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध ये जारी किया जाता है। अगर कोई पदाधिकारी गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, अपने संवैधानिक अधिकार का जो सही से पालन नहीं कर रहा है, जो जिनका वो शपथ लिए उनका वो सही से पालन अगर नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध परमादेश का रीट जारी किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बोल रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो प्रावधान है मेरे प्यारे साथियों, वो अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद किस में वर्णित है? तो भारतीय अनुच्छेद का आर्टिकल 21 में वर्णित है। क्या है? आर्टिकल 21 में वर्णित है। ठीक है, आर्टिकल 20 जो है अपराध के लिए, मतलब बोला गया कि अपराध के लिए दोषपूर्ण दो सिद्धि के संरक्षण। ठीक है, आर्टिकल 20 में क्या बोला गया कि अपराध के लिए दो सिद्धि में क्या है? संरक्षण है। आर्टिकल 22 का बोलता है मेरे प्यारे साथियों कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है। क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करने का अधिकार है। रीट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ठीक है, विधानसभा का सदस्य, बोल रहा है कि विधानसभा का सदस्य, मतलब इसका कहने का मतलब है कि विधानसभा का सदस्य किस तरह से निर्वाचित होकर आते हैं, मनोनीत होकर आते हैं, कैसे आते हैं विधानसभा में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन है कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो विधानसभा का जो सदस्य होते हैं मेरे प्यारे साथियों, वो जनता के द्वारा क्या होते हैं? द्वारा चुने जाते हैं। क्या होते हैं? जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, अभी बिहार में फिलहाल में ही बिहार में अभी चुनाव हुआ है। ठीक है, बिहार में अभी चुनाव हुआ, तो बिहार में जो विधानसभा का सीटें हैं वो 243 है। कितना है? 243 है। और 243 सीट पे जितने भी विधायक आए हैं वो जनता के द्वारा चुन कर आए हैं। कैसा है? जनता के द्वारा चुन कर आए। ठीक है, तो विधानसभा के सदस्यों का क्या होता है? चुनाव होता है, ना कि मनोनीत किए जाते हैं वो। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ रहे हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या बोल रहा है? केवल लोकसभा में ही धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा नंबर ऑप्शन बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है क्या है, कौन सा कथन सही है। इसमें मेरे प्यारे साथियों जो लोकसभा में है, जो लोकसभा में धन विधेयक आता है, आर्टिकल 110 में धन विधेयक का चर्चा किया गया है। कितना? आर्टिकल 110 में धन विधेयक का चर्चा किया गया है। ठीक है, लेकिन मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री मेरे प्यारे साथियों वो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत का पहला जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, पहला प्रधानमंत्री वो भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, और भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो थे, प्रथम राष्ट्रपति, भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ रहे हैं। बोला गया कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा विकल्प में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पूछ रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए। एक से दूसरे को मिलान करना। एक तरफ है राजनीतिक पार्टी, क्या है? एक तरफ है राजनीतिक पार्टी और दूसरा तरफ है उसके संस्थापक। ठीक है, कि कौन सा पार्टी का कौन सा व्यक्ति संस्थापक है? तो पहला भारतीय जनसंघ, क्या है? पहला भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? ये हो जाएंगे अब तुम्हारा श्याम प्रसाद मुखर्जी। कौन है? श्याम प्रसाद मुखर्जी। 1 का 2, 1 का 2 किस में है? तो ये हो गया बी नंबर। 1 का 2 किस में? बी में। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का संस्थापक कौन था? तो भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और स्वतंत्र पार्टी का जो संस्थापक थे मेरे प्यारे साथियों के एम मुंशी थे। के एम मुंशी, कन्हैया लाल मुंशी थे। ठीक है, अब हम लोग ये इसका ऑप्शन 27 नंबर का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कितना? 27 नंबर का ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? पूछ रहा है कि मतलब कौन सा विषाणु जनित रोग है। ठीक है, पहला हो गया हैजा, पोलियो, मलेरिया, उपयुक्त में से सभी। इसमें मेरे प्यारे साथियों विषाणु जनित रोग में से कौन आएगा? इसमें आएगा पोलियो। कौन आएगा? पोलियो। ठीक है, पोलियो इसमें क्या आएगा? विषाणु जनित रोग में से आएगा। ठीक है, हैजा जो है, हैजा किसके कारण होता है? हैजा दूषित पानी, दूषित जल और भोजन करने के कारण होता है। ठीक है, भोजन करने के कारण क्या होता है? हैजा होता है। ठीक है, मलेरिया, मलेरिया कैसे होता है? कि एनाफिलीज मच्छर काटने से होता है। ठीक है, एनाफिलीज मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, क्या होता है? मलेरिया होता है। जो पोलियो होता है मेरे प्यारे साथियों, जो पोलियो होता है ना, सबसे कम उम्र के बच्चे को होता है या तो छोटे बच्चे को होता है। ठीक है, और मलेरिया किसके कारण होता है? मादा एनाफिलीज के कारण होता है। किसके? मादा मच्छर काटने के कारण होता है। ठीक है, इसमें देख रहे हैं महिला सब कितना खूंखार है इसमें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। कितना? क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, कि मतलब कि इसमें जो है विषाणु जनित रोग में कौन कौन से आते हैं? विषाणु जनित में कौन कौन सा बीमारी आता है? ठीक है, विषाणु जनित में मेरे प्यारे साथियों एड्स आ जाएगा। ठीक है, एड्स, इसमें एड्स आ जाएगा। उसके बाद डेंगू बुखार। ठीक है, हर्पीस, उसके बाद सर्दी, फ्लू, चिकन पॉक्स, ये सब किस में आ जाएंगे? विषाणु जनित रोग में। ये सब किस में आ जाएंगे? विषाणु जनित रोग में आ जाएंगे। ठीक है,
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। प्राकृतिक चयन की अवधारणा प्रस्तुत किया था, मतलब प्राकृतिक चयन का अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो वो कौन थे? डार्विन थे। वो कौन थे? डार्विन थे। प्राकृतिक चयन का अवधारणा मेरे प्यारे साथियों किसने दिया था? डार्विन दिया था। अपना एक पुस्तक उनका था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। ये पुस्तक में वो क्या दिए थे? प्राकृतिक चयन की अवधारणा दिए थे, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ठीक है, बोल रहा है कि मानव शरीर में निषेचन का जो क्रिया है मेरे प्यारे साथियों वो कहाँ होती है? ठीक है, तो वो कहाँ होती है? डिंड वाहिनी नलिका में। कहाँ होती है? डिंड वाहिनी नलिका में, ठीक है। जो ये निषेचन का क्रिया होती है इसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको गर्भाशय नली भी कहा जाता है। इसको क्या बोलता है? गर्भाशय नली भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या, डिंड वाहिनी को क्या कहा जाता है? गर्भाशय नली भी क्या कहा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मानव निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? डिंड वाहिनी नलिका में या गर्भाशय नली में, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। लंगर हंस दीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिका निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती है? जो लंगर हंस में जो पाई यानी दीपिकाओं में पाई जाने वाली जो बीटा कोशिका है ना, वो इंसुलिन का निर्माण करती है। किसका स्रावन करती है? इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन कौन करता है? तो बीटा कोशिका। कौन करता है? बीटा कोशिका, ठीक है। उसका बाद हो गया अल्फा कोशिका। अल्फा कोशिका मेरे प्यारे साथियों ग्लूकागॉन हार्मोन का निर्माण करता है। कौन? अल्फा कोशिका। अल्फा कोशिका ग्लूकागॉन हार्मोन का निर्माण करता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण दिखाई देता है? तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। यह क्लोरोफिल क्या करता है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। किसको? रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। जैंथोफिल, अब अगला ऑप्शन है जैंथोफिल। जैंथोफिल के कारण क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? इसमें प्रकाश के अतिरिक्त जो हानिकारक आते हैं, ठीक है, प्रकाश के जो अतिरिक्त हानिकारक प्रभाव जो होता है ना, तो प्रकाश के अतिरिक्त हानिकारक प्रभाव से बचाता है ये, ठीक है। कौन? जैंथोफिल। और इसका और काम एक होता है कि पत्तों और फलों में पीला रंग प्रदान करना, पीला रंग प्रदान करना, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं, ठीक है। जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तब तथा कोशिका के बाहरी कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती, तब क्या होता है? तब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि जीव द्रव कुंचन हो जाता है। जब कोशिका, मतलब कोशिका से कोई कोशिका है, उससे क्या होता है जब पानी उसका निकल जाता है, ठीक है, कोशिका, तो उसके बाद कोशिका झिल्ली सिकुड़ कर क्या हो जाती है, मतलब कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं जीव द्रव कुंचन। क्या बोलते हैं? जीव द्रव कुंचन। इसके कारण कोशिका में पानी की कमी हो जाती है, जिससे कोशिका को कार्य प्रणाली में दिक्कत होता है, ठीक है, जिसका कोशिका के कार्य प्रणाली क्या होता है? बाधित होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी तरंग दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरंग दैर्ध्य। माध्यम में किसी कण को एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जो तरंग जितनी दूरी तय करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद अधिक ना घोला जा सके, ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? तो जिस पदार्थ को एक सीमा के बाद अगर उसको घोला नहीं जा सके, अधिक घोला नहीं जा सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। मतलब जिस विलयन में
कोई पदार्थ एक सीमा के बाद अधिक ना घोला जा सके ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन बोलते हैं। जैसे कि आप कोई इंसान है, ठीक है, कोई इंसान है, वो भरपेट भोजन खा लिया, भरपेट भोजन क्या कर लिया, ठीक है, उसका बाद वो क्या किया कि फिर उसको खाने के लिए बोलिएगा तो वो खाएगा नहीं, खा पाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो चुका है? संतृप्त हो चुका है। क्या हो चुका है? संतृप्त हो चुका है, ठीक है। तो वो मतलब क्या हो चुका है? भर चुका है उस तरह से। जैसे कि उसी तरह से मतलब कि कोई अगर कोई सीमा के बाद कोई चीज़ घोलिएगा, ठीक है, तो वो क्या घुल पाएगा? नहीं घुल पाएगा, ठीक है। जैसे 1 केजी चीनी लीजिए, 1 लीटर पानी लीजिए और उसको पूरा को घोल दीजिए। अगर वो पूरा घुल गया उसके बाद और 2 केजी डाल दीजिए तो घुल पाएगा? नहीं घुल पाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो चुका है? संतृप्त हो चुका है। क्या हो चुका है? संतृप्त हो चुका है, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है, ठीक है, यदि उनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उनके न्यूट्रॉन संख्या समान हो परंतु प्रोटॉन संख्या क्या हो? भिन्न हो, उनकी परमाणु संख्या भिन्न है परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो, उसमें न्यूट्रॉन संख्या भिन्न हो परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो। इसको बोला गया कि दो परमाणुओं को समस्थानिक को क्या कहा जाता है? तो दो परमाणुओं को समस्थानिक को जिसका परमाणु संख्या, ठीक है, क्या बोला गया? परमाणु संख्या समान हो, समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है? बोल रहा है कि सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है, ठीक है। क्या होला? सर्वाधिक, सर्वाधिक और न्यूनतम मतलब सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है और सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है गोल्ड और मरकरी, सोडियम और आयरन, पोटेशियम और हाइड्रोजन, पोटेशियम और गोल्ड, ठीक है। तो जैसे गोल्ड तो कम अभिक्रियाशील है, मरकरी भी कम ही अभिक्रियाशील है, सोडियम और आयरन इसमें भी नहीं होगा, पोटेशियम और हाइड्रोजन, पोटेशियम तो अधिक अभिक्रियाशील है लेकिन हाइड्रोजन कम अभिक्रियाशील नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? डी सही है। पोटेशियम अधिक अभिक्रियाशील है और गोल्ड जो होता है सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है? सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व समानता क्या होता है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो आवर्त सारणी में मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। वो क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 मेरे प्यारे साथियों क्या बोल रहा है कि अस्थिर आयतन क्या है? अस्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम है, ठीक है। तो ये कौन सा नियम है? चार्ल्स का नियम है, गे गुल्सैक का नियम है, वायल का नियम है, आदर्श गैस का नियम है। इसमें मेरे प्यारे साथियों गे गुल्सैक का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गे गुल्सैक का नियम हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन बी होगा। अब हम लोग 40 पे आते हैं। क्या है ऑप्शन नंबर? क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। 40 को देखते हैं। न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? बोल रहा है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? तो दो परस्पर वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है यह समझने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है। तीसरा है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम भी जाना जाता है। चौथा है कि जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। इसमें मेरे प्यारे साथियों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यह समझने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है, ठीक है। 40 का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, बैरोमीटर बोल रहा है। बैरोमीटर, बैरोमीटर का कार्य क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन जो है बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब मापने में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। इससे क्या वायुमंडलीय दाब मापा जा सकता है। दूसरा ऊंचाई ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका तीसरा है द्रव्यों के घनत्व को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चौथा है कि मौसम में पूर्वानुमान को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो बैरोमीटर का जो उपयोग है मेरे प्यारे साथियों, बैरोमीटर का उपयोग किस तरह के यंत्र में हम लोग करते हैं, किस चीज़ के लिए हम लोग करते हैं, सॉरी।
वायुमंडल का जो उपयोग है मेरे प्यारे साथियों, ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, केवल एक सही होगा। ठीक है, केवल केवल दो सही होगा, एक और दो सही होगा, केवल एक और दो सही होगा। और ऑप्शन नंबर सी है, केवल एक और चार सही होगा, इसमें से सभी सही होगा। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों बोल रहा है कि केवल एक सही होगा। ठीक है, दूसरा में बोल रहा है एक और तीन सही होगा, तीसरा में बोल रहा है एक और चार सही होगा, और चौथा में बोल रहा है सभी चारों सही होगा। तो जो बैरोमीटर का उपयोग होता है मेरे प्यारे साथियों, वायुमंडलीय दाब को प्रयुक्त मापने के लिए क्या जाता है कि वायुमंडलीय में दाब प्रेशर कितना है। ठीक है, और चौथा होता है कि मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए क्या जाता है। अगर आंधी पानी कुछ भी आता है तो बैरोमीटर पहले से संकेत कर देता है कि आंधी पानी आने वाला है। ठीक है, तब ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एक और चार, एक और चार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 मेरे प्यारे साथियों क्या है? प्रतिध्वनि के कारण सुनाई देती है। ठीक है, प्रतिध्वनि के कारण सुनाई देती है। ठीक है, प्रतिध्वनि पहले हम लोग किसको बोलते हैं? प्रतिध्वनि मेरे प्यारे साथियों हम उसको बोलते हैं जो ध्वनि लौट कर वापस चला है। जैसे कि हम कहीं पहाड़ी इलाका में, ठीक है, या कहीं भवन निर्माण का कंस्ट्रक्शन है, बहुत ज़्यादा भवन निर्माण है वहाँ पे, तो अगर हम इधर से जोर से चिल्लाते हैं तो वो ध्वनि क्या होता है? वापस आता है। वो ध्वनि क्या होता है? वापस आता है। तो हमको क्या होता है? सुनाई देता है। वो ध्वनि क्या होता है? सुनाई देता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि। उसी को बोलते हैं क्या? ध्वनि। जो ध्वनि दोबारा सुनाई दे, क्या हो? दोबारा सुनाई दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुनाई देता, अन्नादन, ध्वनि तरंग का अपवर्तन, ध्वनि तरंग का प्रवर्तन, ध्वनि तरंग का व्यक्तीकरण। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, प्रतिध्वनि के कारण सुनाई देता है तो ध्वनि तरंग के प्रवर्तन, ध्वनि तरंग के प्रवर्तन के कारण। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? तो जो इंद्रधनुष का निर्माण है उसमें भूमिका निभाती है। तो पहला ऑप्शन है प्रवर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन और विक्षेपण, और उपरोक्त में से सभी। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इसमें से हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ठीक है, उपरोक्त में से सभी। प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण ही, ठीक है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष जो होता है मेरे प्यारे साथियों, इंद्रधनुष इंद्रधनुष हमेशा सूर्य का विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, हमेशा सूर्य का विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दें। इंद्रधनुष सूर्य का विपरीत दिशा में बनता है, विपरीत दिशा में नहीं बनता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है मेरे प्यारे साथियों, हमेशा क्या होता है? सूर्य का विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ेंगे। 44 मेरे प्यारे साथियों क्या बोल रहा है? तापमान बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पे क्या प्रभाव होता है? पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? अप्रभावित रहता है, मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। कम हो जाता है, मतलब उसका कम हो जाता है प्रतिरोध क्षमता। ठीक है, नगण्य रह जाता है और बढ़ता है। इसमें जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथियों, ये हो जाएगा बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, प्रतिरोध लंबाई के सीधे क्या होती है? अनुपातिक होती है। क्या होती है? अनुपातिक होती है। प्रतिरोध जो होती है लंबाई का सीधे क्या होती है? अनुपातिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 45 पे आते हैं। पानी का हिमांक का बिंदु कितना होता है? तो पानी का जो हिमांक बिंदु है मेरे प्यारे साथियों, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? ठीक है, पूछ रहा है कि 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया गया था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया था। ठीक है, इसमें हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, पहला ऑप्शन है एच डांगे, पी.सी. जोशी, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य देव नारायण प्रकाश और ए.एम. जिन्ना। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों सही, वो सी हो जाएगा। आचार्य देव व जयप्रकाश नारायण के द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जो थे 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक का, फॉरवर्ड ब्लॉक का।
ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब किए थे? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था। और एस जिन्ना जिन्ना के द्वारा मेरे प्यारे साथियों 30 दिसंबर 1900 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कौन सी? मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग की किसकी? मुस्लिम लीग पार्टी कब बनी? तो 30 दिसंबर 1906 को, 30 दिसंबर 1906 को, ठीक है। अब हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 को, निम्नलिखित में से 1857 के क्रांति का अग्रगामी था। मतलब क्या? अग्रगामी था। अग्रगामी का मतलब मेरे प्यारे साथियों पहले था। क्या था? पहले था, ठीक है। इसमें कौन हो जाएगा? पहला नील विद्रोह, दूसरा सन्यासी विद्रोह, तीसरा उलगुलान विद्रोह और चौथा पावना विद्रोह। इसमें मेरे प्यारे साथियों इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसलिए सही होगा क्योंकि ये कब शुरू हुआ था? 1763 से लेकर या 1800 तक चला था। सन्यासी विद्रोह कब से कब तक चला था? 1763 से लेकर 1800 तक चला था। इस किसके द्वारा सन्यासी विद्रोह शुरू किया गया था? फकीर के द्वारा और भिखारी के द्वारा, ठीक है। फकीर और भिखारी के द्वारा, ठीक ना। ये चला था। और ये सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये बंगाल का क्षेत्र में हुआ था। किस क्षेत्र में? बंगाल का क्षेत्र में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नील विद्रोह। नील विद्रोह मेरे प्यारे साथियों कब हुआ? तो ये 1859 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1859 में। 1859 में कहाँ हुआ था? ये भी बंगाल का क्षेत्र में हुआ था। कहाँ? बंगाल का क्षेत्र, ठीक है। ये इसमें क्या था कि बागान मालिकों के खिलाफ किसानों का विद्रोह था, ठीक है। बागान मालिकों के खिलाफ किसानों का विद्रोह था, ठीक है। इसका जो हवा दे रहा था, इस विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहा था मेरे प्यारे साथियों, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास था। कौन? दिगंबर विश्वास और एक कौन था? विष्णु विश्वास, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं उलगुलान विद्रोह मेरे प्यारे साथियों। उलगुलान विद्रोह कब हुआ था? तो ये उलगुलान विद्रोह 1899 से लेकर 1900 तक चला था। कब तक? 1900 तक चला था, ठीक है। ये किस क्षेत्र में हुआ था? आज जो वर्तमान का झारखंड है उस क्षेत्र में हुआ था। उस क्षेत्र में कहाँ हुआ था? उस क्षेत्र में मेरे प्यारे साथियों बिरसा मुंडा के द्वारा इस विद्रोह को शुरू किया गया था। छोटा नागपुर का क्षेत्र था। कहाँ? छोटा नागपुर का क्षेत्र, ठीक है। छोटा नागपुर के क्षेत्र में इस विद्रोह को हवा दिया गया था। ये किस खिलाफ था? तो खुटकट्टी प्रथा के व्यवस्था के खिलाफ था। खुटकट्टी व्यवस्था के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। पावना विद्रोह कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों? 1873 से लेकर 1876 तक। 1873 से 1876 तक में पावना विद्रोह हुआ था, ठीक है। ये ये क्या होता? अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों के खिलाफ था। क्या था? अस्थाई बंदोबस्त के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ था। अब ये हिस्सा जो पावना जिला है वो बांग्लादेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में। और उस टाइम बंगाल का ये हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 पे आते लिखते हैं। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पे शासन किया? क्या बोल रहा है कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पे शासन किया, ठीक है। लोधी वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, ममलुक वंश। इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों सैयद वंश। सैयद वंश का जो संस्थापक था मेरे प्यारे साथियों, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। कौन था? खिज्र खां था, ठीक है। खिज्र खां। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पे बढ़ते हैं। इनमें से किसने 1857 में सक्रिय रूप से भाग लिया था? बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों इसमें कौन से थे जो सक्रिय रूप से भाग लिए थे, मतलब डायरेक्ट भाग लिया था? तो नाना साहेब, मौलवी हमदुल्ला और बेगम हजरत महल। तो इसमें से मतलब मेरे प्यारे साथियों सभी ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नाना साहब जो मेरे प्यारे साथियों भाग लिए थे, नाना साहब कहाँ से भाग लिए थे? तो कानपुर से लिए थे। कहाँ से? कानपुर से, ठीक है। और मौलवी हमदुल्ला जो मेरे प्यारे साथियों वो कहाँ से थे? फैजाबाद से, ठीक है। और जो बेगम हजरत महल थी वो कहाँ से थी? लखनऊ से। बेगम हजरत महल 1857 का क्रांति में कहाँ से भाग ली थी? तो लखनऊ से भाग ली थी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं।
लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। लोथल नगर का संबंध मतलब लोथल नगर का संबंध पूछ रहा है और उसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है लोथल नगर के संबंध में, ठीक है। या गुजरात के माही नदी के किनारे बसा है, ठीक है, पहला ऑप्शन। या बंदरगाह भी था, यहाँ एक बंदरगाह भी था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। यहाँ एक इमारत मिली जहाँ मनके बनाने का काम होता था। इसमें बोल रहे कौन सा सही नहीं है। ये मेरे प्यारे साथियों यह गुजरात के माही नदी के किनारे नहीं बसा हुआ था। क्या था? ये गुजरात के माही नदी के किनारे नहीं बसा हुआ था, ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ था। क्या नदी? साबरमती नदी। जो लोथल था मेरे प्यारे साथियों वो गुजरात के साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ था, ना कि माही नदी के किनारे। यहाँ पे एक बंदरगाह था, यहाँ पे एक बंदरगाह था, सच में यहाँ पे एक बंदरगाह था। इस नगर में एक भंडारगिरी थी, यहाँ भंडारगिरी भी मिली और यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था, ठीक है। ये सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर आते हैं। अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की है, ठीक है। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अशोक जो है मेरे प्यारे साथियों भिन्न भिन्न स्थान पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारी को नियुक्ति किए थे, ठीक है। पूछ रहा है कि वो अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। उस अधिकारियों को धम्म अधिकारी, धम्म गुरु, धर्म महामात्र, धम्म आत्मे, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। उसको धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें अधिकारी में कुछ लोग और थे, जैसे कि समरहर्ता, ठीक है। समरहर्ता कौन होता था? तो समरहर्ता मेरे प्यारे साथियों जो राजस्व का संग्रह करता था, ठीक है, राजस्व कलेक्ट करता था, वो कौन होता था? समरहर्ता। और सन्निधाता, सन्निधाता किसको बोलते थे? सन्निधाता मेरे प्यारे साथियों हम उसको बोलते थे जो मौर्य प्रशासन में कोषाध्यक्ष था। कौन था? मौर्य प्रशासन में कोषाध्यक्ष था, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते थे? सन्निधाता। उसको हम लोग क्या बोलते थे? सन्निधाता। थैंक यू। चलिए तो आज का हम लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लोग का आज का यहीं तक रोकते हैं, ठीक है। इसका आगे हम लोग कल देखेंगे और कल और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए, थैंक यू। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।